बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 19 ज़राअत व सनअत को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। यानी बच्चों को हमने इस काबिल बनाना है कि वो कोई भी कहानी, ड्रामा, हदायत, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, मुकालमा कुछ भी सुने तो उसका फ़हम भी हो उनको, यानी वो समझ सकें कि जो कहा गया है उसको किस तरह से हमने बयान करना है, वो उनकी समझ में आया है या नहीं। तो ये मालूम करने के लिए बच्चों के अंदर ये आदत पुख्ता करने के लिए कि वो किसी भी चीज़ को गौर से सुने, समझें। हमने ये करना है कि जब भी उन्हें कुछ पढ़ाया जा रहा हो, मिसाल के तौर पर हम ये सबक शुरू करने जा रहे हैं, इस सबक की हम बुलंद ख़्वानी करेंगे, तो बच्चे गौर से इस सबक को सुने और उनका फ़हम मालूम करने के लिए इस दौरान बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछें। सवालात ज़रूरी नहीं कि सवाल जवाब की शक्ल में ही हों। सवालात गलत दुरुस्त फ़िक्रात की शक्ल में भी हो सकते हैं, सवालात MCQs की शक्ल में भी हो सकते हैं और ख़ाली जगह की शक्ल में भी हो सकते हैं। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। जब सबक के दौरान आप बच्चों से मुख्तसर सवालात पूछेंगे, छोटे छोटे से फ़िक्रे उनसे मालूम करेंगे, खाली जगह पूर करवाएंगे, तो बच्चे भी अलर्ट होंगे। वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार होंगे कि अभी उस्ताद मोहतरम या टीचर हमसे कोई सवाल पूछ सकता है। तो उसके लिए बच्चों को अलर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये मश्क की जाए और इससे ये मकसद भी हासिल हो जाएगा कि मश्क में जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात बच्चों को मालूम होंगे और उनके जवाबात आपने बच्चों से ही पूछने हैं। लिखने में उनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं, जुमले अच्छे बनाने में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, मरबूत और रवां पैराग्राफ लिखने में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसी भी सवाल का जवाब ज़ुबानी तौर पर आपने बच्चों से ही मालूम करना है। रोज़मर्रा मुहावरा ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रोज़मर्रा हमारी बातचीत में जो हम मुहावरात इस्तेमाल करते हैं, ज़रबुल इमसाल इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल, उनका मफ़हूम उनको आना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चों को किसी भी मुहावरे के गैर हकीकी मानी मालूम नहीं होंगे कि ये मुहावरा हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसका जुमला नहीं बना सकेंगे। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो मुहावरात हम इस्तेमाल करते ही हैं। यही बात ज़रबुल इमसाल की भी है कि ज़रबुल इमसाल का भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कहानियों में, इबारत में। तो इबारत पढ़ते हुए ज़रबुल इमसाल का मतलब कैसे मालूम करना है, हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, सरगर्मी नंबर 4। वहाँ पर भी एक इबारत के अंदर मुख्तलिफ ज़रबुल इमसाल दिए गए हैं और उनका इस्तेमाल भी बताया गया है कि किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हम कमरा जमात में तुलबा के दरमियान मुकाबला भी करवा सकते हैं। बच्चों से आप कहें कि तमाम बच्चे जो है वो कार्ड्स के ऊपर या फ्लैश कार्ड बनाएं, उनके ऊपर ज़रबुल इमसाल और उनके माने लिख कर आएंगे। तो फिर जमात में हर बच्चा खड़ा होकर वो कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा जो है वो उसको पढ़ेगा। इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर तहकीक और जुस्तजू का जज्बा पैदा होगा, खुद से काम करने का जज्बा पैदा होगा और बच्चों को पढ़ना आएगा। जिन बच्चों को ज़रबुल इमसाल के मानी नहीं मालूम होंगे उनको भी पता चल जाएंगे। नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। बच्चे नज़म को उसके हिसाब से पढ़ सकें, उसके अंदाज से पढ़ सकें कि नज़म हमने किस तरह से पढ़नी है। और इसी तरह से नसर, तो जब सबक पढ़ाया जा रहा हो, जब सबक की बुलंद ख़्वानी की जा रही हो, तो आप सबसे पहले ख़ुद बुलंद ख़्वानी करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका तलफ़ुज़ बार बार दोहराएंगे। उसके बाद उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएंगे
जो बच्चे रवानी के साथ दुरुस्त तलफ़ुज़ और दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ पढ़ सकते हैं, और आखिर में उन बच्चों से जिनको पढ़ने में थोड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरह से वो बच्चे जब बार बार सुनेंगे तो वो दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, कहाँ किस तरह से उतार चढ़ाव पैदा करना है हमने पढ़ते हुए, उन्हें ये सब मालूम हो जाएगा। तो ये सबक पढ़ने के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी के साथ और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ किसी भी तवील इबारत को पढ़ लें, मायारी और बामानी जुमले बना सकें। ये सरगर्मी बहुत अहम सरगर्मी है। बच्चों को जुमले बनाना आने चाहिए। जुमले सादा, मुरक्कब और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए भी बनाए जा सकते हैं। जब बच्चों को जुमले बनाने आ जाते हैं तो फिर उनको इबारत लिखनी आ जाती है, पैराग्राफ लिखने आ जाते हैं, और पैराग्राफ मिलकर मज़मून बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं। तो किसी मज़मून की इब्तदा अगर देखी जाए तो जुमले से होती है, किसी कहानी की इब्तदा अगर हो तो वो भी जुमलों से होती है। लफ्ज़ से जुमला बनेगा, तो जुमला अगर रवां और दुरुस्त होगा, मरबूत होगा, बेहतरीन होगा, तो ही अच्छा पैराग्राफ लिखा जा सकेगा। तो ये सरगर्मी बहुत अहम है। सबक के अंदर मश्क में दी गई ये सरगर्मी दी गई है, आप वहाँ पर ये करवा सकते हैं। लेकिन इससे हटकर भी जब आप सबक पढ़ा रहे हों तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जो आप बच्चों से जुमलों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़मून नवीसी कर सके कम अज़ कम 200 अल्फाज। बच्चों को मज़मून लिखना आना चाहिए। जब बच्चों को जुमले बनाना आ गया, अपने ख़यालात का इजहार करना आ गया, तो फिर मज़मून लिखना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी है कि जो भी उन्वान दिया गया हो, आप उस उन्वान के नकात बनाएं और उन नकात पर बच्चों के साथ बातचीत करें कि मज़मून लिखने के लिए ये नकात हम सामने रखते हैं और इन नकात को बुनियाद बनाकर हम मज़मून लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों के लिए मज़मून लिखना आसान हो जाएगा। कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सकें। रुदात से क्या मुराद है? किसी भी वाक़े का आंखों देखा हाल, कोई प्रोग्राम अटेंड किया है, वहाँ पर आप गए हैं, कोई फंक्शन देखा है, यौम आज़ादी के प्रोग्राम होते हैं, कोई जलसा देखा है, तो उसका आंखों देखा हाल, उसकी रुदात के वहाँ पर किस तरह से आगाज़ हुआ, कैसे इख्तिताम हुआ, सारा टाइम में कौन कौन सी सरगर्मियाँ पेश आईं, क्या मामलात हुए, तो ये सारी चीज़ें रुदात में लिखी जाती हैं। तो आप बच्चों से सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये इतवार का दिन गुजरा तो वो कैसे गुजारा, उसके बारे में रुदात लिखें। तो बच्चे 5 लाइनों में, 6 लाइनों में, कुछ ज़्यादा लाइनों में जब लिखना शुरू करेंगे तो फिर उन्हें बुनियादी आप एक उन्वान दे सकते हैं कि इस उन्वान पर आप रुदात लिखें। तो छोटे स्टेप से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना जान जाते हैं। हरूफ तशबीह की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। हरूफ तशबीह कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तशबीह होती क्या है। बच्चों को सबसे पहले आप ये बताएं कि तशबीह से क्या मुराद है। तशबीह किसी भी एक चीज़ की खुसूसियात को जब हम किसी दूसरी खुसूसियात के साथ मिलाते हैं और वही वस्फ उसके अंदर मालूम करने की कोशिश करते हैं या बताते हैं, तो ये होता है तशबीह देना। तशबीह के अरकान कौन कौन से होते हैं, हरूफ तशबीह कौन कौन से होते हैं, हू बहू, मानद, जैसा, की तरह, ये सारे हरूफ तशबीह हैं। अब इन हरूफ तशबीह को हमने जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बच्चे सीखेंगे इस सबक में। तो आपने बच्चों को ये बताना है कि हरूफ तशबीह का जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके लिए हमारे सबक की मश्क में तो सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी आप कमरा जमात में बच्चों को हरूफ तशबीह ज़रूर पूछें। बच्चे उनका एक पूरा ग्रुप बनाएं और बच्चे उसमें हरूफ तशबीह लिखें, बताएं। जब दूसरे जमात के बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे, तो वो बच्चे जिनको इसका इल्म नहीं है वो भी जान जाएंगे। और इसकी पहचान कराने के लिए ज़रूरी है कि हरूफ तशबीह का जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाएं बच्चों को। जो हरूफ तशबीह वो इकट्ठे करें, सब बच्चों से मालूम कर लें कौन कौन से हरूफ तशबीह आप लिख कर लेकर आए हैं, और फिर उन तमाम हरूफ तशबीह को जब आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ बच्चों को हरूफ तशबीह की पहचान हो जाएगी, बल्कि हरूफ तशबीह को जुमलों में इस्तेमाल करना भी आ जाएगा।
اسم نکرہ کی اقسام اسم ذات کی اقسام کو پہچان اور استعمال کر سکیں۔ اسم نکرہ کی اقسام میں سب سے اہم ہے اسم ذات۔ اسم ذات کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بیان کرنا، کسی بھی ذات کو بیان کرنا، کتاب، قلم، کمرہ، جماد، انسان، کسی بھی مرد، عورت، بچہ، استاد، یہ سب اسم ذات ہیں۔ اب اسم ذات کی جو اقسام ہیں ان کو پہچان سکیں اور ان کے مطابق جملوں میں بھی ان کو استعمال کر سکیں، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بچوں کو اسم نکرہ کی تعریف بتانی ہے، اس کے بعد اسم ذات کی تعریف بتانی ہے، اس کی تمام اقسام بتانی ہے اور پھر ان اقسام کی تعریف بھی بتانی ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے سبق کی مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں مختلف الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو جب آپ بچوں کو مختلف اسم ذات کی مختلف اقسام کی تعریف بتائیں گے، ان کی مثالیں دیں گے، تو پھر بچوں کے لیے پہچان کرنا آسان ہو جائے گا کہ دیے گئے الفاظ اسم ذات کی کون سی اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سبق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، اس سے ہٹ کر بھی آپ مختلف الفاظ کا ایک چناؤ کر سکتے ہیں اور وہ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اسم ذات کی کون سی اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا استعمال کر سکیں۔ صحیح بلند خوانی کے لیے، ریڈنگ کے لیے، رواں عبارت کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو لفظوں کا، الفاظ کا صحیح تلفظ معلوم ہو، اور صحیح تلفظ تبھی معلوم ہوتا ہے اگر اعراب لگا دیے جائیں تو بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لفظ کو پڑھنا اور بولنا، اس کا تلفظ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ املا کے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت سارے الفاظ مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر اعراب لگا دیے جائیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو بچوں کو صحیح تلفظ معلوم کرنے کے لیے، صحیح معنی معلوم کرنے کے لیے اعراب لگانے آنے چاہیے۔ تو ہمارے سبق کی مشق میں بھی کچھ ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں بچوں نے اعراب لگا کے ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ تو یہ اس سرگرمی سے ہٹ کر بھی آپ بچوں کو مختلف الفاظ دے کر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اعراب لگائیں اور ان کا تلفظ واضح کریں۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے جہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔